लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन था। इसमें कोई डाउट है स्लाइड में? ये सब क्लियर है? ठीक है, ये वाली स्लाइड क्लियर है सबको? ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, व्हाई टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज डिफेक्ट, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर है? उसे मैंने क्लियर किया था आपको, मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, ऑटोमेशन क्या होती है, क्यों जरूरी है। अब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम टेस्टिंग के जो हम फॉलो करते हैं। क्लियर? अब पहले है टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। इसका मतलब है कि टेस्टिंग हम करते ही क्यों हैं, क्यों जरूर। जो बना रहा है वो टेस्ट करके एप्लीकेशन को बिल्ड कर तब स्टेबल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जो बना रहा है ना, वो सारे डिफेक्ट सारे सिनेरियोस नहीं ढूंढ पाता है। आप ही कुछ काम करोगे तो अपनी सारी गलतियां उसमें से नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए टेस्टिंग क्या है, जरूरी है। और टेस्टिंग से क्या होता है, जितने भी डिफेक्ट होते हैं वो आपको पता लगता है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है कि आप सारे टेस्ट केस, या आप सोचो कि मैं 100% टेस्टिंग कर लूं, सब चीज की टेस्टिंग कर लूं, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लोन टर्म वाला, कि उसमें हर नंबर, मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना दिया 2 नंबर को ऐड करने वाला। तो क्या आप दुनिया भर के सारे नंबर उसमें ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। आपको सिनेरियो ढूंढने पड़ेंगे, केसेस ढूंढने पड़ेंगे कि मैं इतनी टेस्टिंग करूं और इससे मुझे पता चल जाए कि मेरा प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं है। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? ये क्लियर हो गया, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। नंबर 2 है, इसमें 1 लिखा है, सो मैं करेक्ट कर दूं। अर्ली टेस्टिंग। टेस्टिंग, अभी हम टेस्टिंग की लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर बनता है, किस फेज में टेस्टिंग होती है। तो उसमें लिखा हुआ अर्ली टेस्टिंग। अर्ली टेस्टिंग का मतलब है कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? तभी हमें अर्ली स्टेज पे डिफेक्ट मिलने लगेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर हम टेस्ट बाद में करेंगे, पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे और बाद में टेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कोई माइनर डिफेक्ट या मेजर डिफेक्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है। अगर हमें कोई भी डिफेक्ट अगर स्टार्टिंग में मिल गया, तो स्टार्टिंग में ही उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट में चेंजेस जो चाहिए वो हम पहले ही कर सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। ये क्लियर है सबको? फिर है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। डिफेक्ट क्लस्टरिंग का मतलब है कि डिफेक्ट ना हमें क्लस्टर में मिलते हैं टेस्टिंग में। 80-20 रूल ज्यादातर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एप्लीकेशन टेस्ट करी, ठीक है, आप धीरे धीरे टेस्ट कर रहे हो, और फॉर एग्जाम्पल कि आपने 80% या 70% एप्लीकेशन टेस्ट कर ली और आपको डिफेक्ट ही नहीं मिला। क्लियर है? तो आप ये मत सोचना कि बाकी की एप्लीकेशन में भी डिफेक्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि लास्ट के 10% में, 20% में सारे डिफेक्ट आपको वहीं पे मिल रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल होगा, ज्यादातर डिफेक्ट वहां पे आएंगे। मतलब आप ऐसा समझो कि 100%, अगर 100 डिफेक्ट मिले आपको, तो 80% जो डिफेक्ट होंगे पार्टिकुलर, किसी एक पार्टिकुलर जोन से आ रहे होंगे, क्लस्टर में आ रहे होंगे, वहीं से सारे डिफेक्ट मिल रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां पे कॉम्प्लेक्स एरिया है, जहां पे कोर एरिया है, ज्यादातर डिफेक्ट वहीं से निकलते हैं। जिसको इम्प्लीमेंट करना टफ है, वहीं पे ज्यादा गलतियां होती हैं। क्लियर? तो डिफेक्ट क्लस्टरिंग क्या है? डिफेक्ट क्लस्टरिंग डिफाइन दैट थ्रू आउट द टेस्टिंग प्रोसेस वी कैन डिटेक्ट द नंबर ऑफ फ्लक्स विच आर कोरिलेटेड टू ए स्मॉलर नंबर ऑफ मॉड्यूल। कुछ पार्टिकुलर मॉड्यूल से ही आपस में ही रिलेट करते हुए डिफेक्ट आ रहे हैं। जैसे लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज सिंपल है, नहीं आएगा। पेमेंट है, पेमेंट गेटवे किससे ऐड है? ऐड टू कार्ट आइटम से ऐड है। क्लियर है? तो वहां पे ज्यादा गलती के चांस है कि 4 आइटम हमने किए, 2 हटा दिए, फिर 2 लगा दिए, मतलब मल्टीपल सिनेरियो किए, तो वहीं पे ज्यादा चांसेस हैं गलती। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, 2-3 मॉड्यूल आके इंटीग्रेट होते हैं, कि लॉगिन भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, पूरा पेमेंट जितने नंबर हैं वो भी होना चाहिए। वो सारे मॉड्यूल्स वहां पे आके जुड़ते हैं। तो उस एरियाज में हमें ज्यादा ध्यान फोकस करना है, और डिफेक्ट हमेशा ज्यादातर क्लस्टर में मिलेंगे। क्लियर? पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, ये कहता है कि अगर हम सेम टेस्ट केस, ठीक है, सेम टेस्ट केस बार बार किसी एप्लीकेशन पे चलाएंगे, तो हमारे डिफेक्ट आने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको
करेक्ट कर चुके हैं। तो टाइम टू टाइम हमें अपनी अप्रोच को भी चेंज करना है, टेस्ट केस को भी अपडेट करते रहना है और सिनेरियो ढूंढते रहने हैं। क्लियर? कि कैसे हम ज्यादा गलतियां उसमें से निकालें। ये क्लियर हो गया कि हमें पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स का मतलब है कि हमें रेगुलर बेस पे अपने टेस्ट केस को भी अपडेट करते रहना चाहिए, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि हमने जो टेस्ट केस चला दिए, पास हो रहे थे फिर से चला दिए, वो तो पास हो ही जाएंगे। हमें थोड़े अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है हमें कितनी करनी है, कितने टेस्ट केस यानी कितना हमारा चेंजेस हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट है टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट का मतलब है कि किस पार्टिकुलर डोमेन को हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे आप ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, उनकी टेस्टिंग करने का तरीका अलग है। गेमिंग साइट है, उसकी टेस्टिंग करने का तरीका अलग है। बैंकिंग साइट है, फाइनेंस की साइट है, उसकी तरीका अलग है। कोई एनालिटिक्स साइट है, उसकी टेस्टिंग करने का तरीका अलग है। तो जब आप एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो ये चीजें मैटर करती है आप किस तरह के डोमेन में वर्क कर रहे हो। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राइवर होते हैं ना, एक सब गाड़ियां चला रहे हैं लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो लोकल में ही चला रहे हैं, उनको लोकल का सब कुछ पता है। कुछ ऐसे हैं जो हिल साइड चला रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो लंबे टूर पे चलाते हैं, तो वो उसी चीज में क्या है, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो सेम टेस्टिंग भी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है कि आप किस चीज को टेस्ट कर रहे हो, उसमें आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है। वो भी मैटर करती है कि टेस्टिंग का अप्रोच बदल जाता है। क्लियर? एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी, ये टर्म क्या कहती है? ये कहता है कि किसी भी एप्लीकेशन को हम 100% बग फ्री नहीं बना सकते। मैंने टेस्ट कर लिया, सारे मॉड्यूल टेस्ट कर लिए, टेस्टिंग भी पास हो गई, फिर भी मैं गारंटी नहीं कह सकता हूँ कि इसके 100% बग फ्री है, इसमें अब कोई बग नहीं आएगा। क्योंकि कभी कभी जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट बोलता है उसमें एरर हो जाती है, क्लाइंट टेक्निकल नहीं होता। ठीक है? या कुछ हमने बिल्ड किया तब हमें पकड़ में नहीं आया, वो टेस्टिंग में पकड़ में नहीं आया। तो डिफेक्ट क्या है, फॉर एवर आते रहते हैं। तो हम 99% तो बग फ्री एप्लीकेशन को बना सकते हैं, लेकिन 100% नहीं बना सकते। हम ये कह नहीं सकते कि भैया ये बिल्कुल ठीक है, इसके बाद हो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये अब स्टेबल प्रोडक्ट है, इसमें मेजर डिफेक्ट नहीं आएंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा कि साइट क्रैश हो गई। इतना हम चेक कर चुके हैं। या बहुत रेयर सिनेरियोज में कोई ऐसा मॉड्यूल है जो चल ही नहीं रहा होगा, बहुत माइनर डिफेक्ट आ सकता है। कुछ लूप होल्स होते हैं, जब वेबसाइट में कॉम्प्लेक्सिटी है, बैंकिंग साइट है, कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत बहुत माइनर सा कि कहीं कुछ होना था कि आपका अकाउंट में कुछ होना था, कुछ वो नहीं हो रहा है, बहुत माइनर सा आ सकता है, उसके ज्यादा नहीं। कोई लोगो है, कुछ भी है, जैसे छोटे मोटे डिफेक्ट हैं, यूआई के डिफेक्ट है, कोई किसी एक ब्राउजर पे पर्टिकुलर चीज नहीं चल रही है, तो वैसे आ सकते हैं, लेकिन कोई बड़े डिफेक्ट नहीं आएंगे। P1 बग जो डिफेक्ट होते हैं ना, इनकी सीवियरिटी होती है। ठीक है? ये कितने क्रिटिकल हैं, P1 P2 P3 P4 P5 S1 S2 S3 S4 S5। तो सीवियर डिफेक्ट नहीं आएंगे, S1 S2 S3 नहीं आएंगे, 4 5 हो सकता है, जो छोटे डिफेक्ट हैं वो आ सकते हैं। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? ये क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट है? एक बार देख लो। टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, ये क्लियर है? एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? नेक्स्ट, अर्ली टेस्टिंग, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट और एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। ठीक है? तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, कितनी करनी चाहिए। क्लियर है उसके रिगार्डिंग? ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हमारा जो मेन गोल है वो क्या है कि प्रोडक्ट अच्छा बनना चाहिए। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? चाहे मैं डेवलपर हूँ, चाहे मैं टेस्टर हूँ, चाहे मैं डेवऑप्स में हूँ, चाहे मैं डेटाबेस इंजीनियर हूँ, अगर मैं टीम में काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो मेन एम है, ठीक है, वो क्या है कि सॉफ्टवेयर अच्छा बनना चाहिए।
अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मैं बैट्समैन हूँ टीम में, हो सकता है मैं बॉलर हूँ, या मैं विकेट कीपर हूँ, या मैं कैप्टन हूँ, तो मेरा मेन एम क्या होगा? टीम जीते, टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे। क्लियर? किसी ने एंट्री ली है? डॉली वाशनी, ये कौन है? हेलो डॉली। हेलो। कोई बात नहीं। हमें पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आर्किटेक्चर समझना है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, टेस्टिंग उसके किस मॉड्यूल में आती है। क्लियर? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड होता है। SDLC इज ए प्रोसेस दैट क्रिएट ए स्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल है कि एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, और उस लाइफ साइकिल में एक टेस्टिंग का रोल कहाँ पे आता है वो समझना जरूरी है। क्लियर? क्योंकि जब आप टीम में काम करोगे, आपको पता ना होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें चल रही हैं, मेरा रोल कहाँ पे है। क्लियर? फेज साइकिल, तो साइकिल में बहुत सारे फेजेस होते हैं, एक एक करके आते हैं। डिफरेंट फेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। पहला है रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट, फिर है डिजाइनिंग फेज, डेवलपमेंट फेज, टेस्टिंग फेज, डिप्लॉयमेंट फेज, मेंटेनेंस फेज। अब इनको एक एक करके समझते हैं बेसिकली क्या है। ठीक है? ये किसका पार्ट है? ये SDLC का पार्ट है। डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड होता है, सॉफ्टवेयर की ये फेज होती है। क्लियर? इससे कोई इंसान है ना, कोई पर्सनेज कैसे ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है, वैसे ही एक सॉफ्टवेयर की ग्रोथ किस किस स्टेज पे होती है, उसको हम समझे। तो पहला है रिक्वायरमेंट फेज। क्लियर? रिक्वायरमेंट फेज में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई पर्सन या कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट जनरेट हो गया कि बनाना क्या है। तो जो भी कंपनी होती है उसका कोई प्रोडक्ट ओनर होता है, या उसका बिजनेस एनालिस्ट होता है, ठीक है, वो जाता है क्लाइंट के पास, क्लाइंट से बात करता है कि आपको चाहिए क्या, उस रिक्वायरमेंट को समझता है, उसको इनपुट देता है कि भैया ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। तो वो दोनों जब डिसाइड कर लेते हैं कि भैया हाँ पार्टिकुलर ऐसा चीज बनानी है, फिर उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, कि लिखते हैं। क्योंकि कल हो सकता है टेस्ट 4 महीने बाद, 6 महीने बाद सॉफ्टवेयर बने, तो वो तो कहते हैं कि मैंने ऐसा बोला था वैसा बोला था। तो वो पूरा डॉक्यूमेंट किया जाता है। वो जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये रिजल्ट आना चाहिए, इसके पैसे दिए हैं क्लाइंट। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? SRS समझ में आ गया? तो रिक्वायरमेंट फेस में, हेलो, हाँ जी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। SRS फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट है दैट डिस्क्राइब व्हाट ए सॉफ्टवेयर विल डू एंड हाउ इट विल एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। क्लियर? सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव करेगा। अब ये कैसा बनता है, इसका अगर आर्किटेक्चर देखोगे ना आप, इस पर डीपली नहीं जाना है क्योंकि ये टेस्टिंग का, ये जो बिल्ड होता है इसमें पूरा एक, इसमें इंट्रोडक्शन लिखा होता है, पर्पस लिखा होता है, इंटेंट, कितना स्कोप है। ये ही डॉक्यूमेंट बताता है कि क्या क्या टेस्टिंग होगी। टेस्टर इसको एनालाइज करते हैं, क्या नीड्स हैं, क्या अजम्पशन है, क्या डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसी मतलब कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए। तो पूरा एक क्या टेम्पलेट बनाओ, बहुत बड़ी फाइल होती है ये, इसमें सब डिटेल में लिखा हुआ है, एक पूरी बुकलेट की जैसे। क्लियर है? कि सॉफ्टवेयर ऐसा बनेगा। जैसे कभी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो ना, उसकी एक मैनुअल आती है ना साथ में, बुक पढ़ने वाली, वो बताती है कि प्रोडक्ट कैसा है। वो लास्ट में बनती है सबसे, ये सबसे स्टार्टिंग में बनती है, ऐसा बनेगा। जब वो बन जाता है फिर वो मैनुअल बनती है। उसी के तहत जो इंडेक्स लिखा होता है ना, ये हर एक बटन के बारे में, हर एक फंक्शन के बारे में। कोई हम मशीन खरीदते हैं, या कोई फॉर एग्जांपल कोई बाइक ही खरीदते हैं, तो उसके साथ बुकलेट आती है कि इंजन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, कैसा क्या उसका टेक केयर करना है,
क्या क्या उसमें डिपेंडेंसीज रहती हैं, उन की तरह ही एक क्या बनती है, एसआरएस बनता है। तो पूरा टेम्पलेट होता है इसका, ठीक है। उसके बेस पे ही रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास कि हमें ऐसा चीज बनाना है। मॉड्यूल्स बाय मॉड्यूल्स आती है, एसआरएस पूरा नहीं आता हमारे पास। तो रिक्वायरमेंट फेज समझ में आ गया, किसमें क्या है, एसआरएस बनेगा। कौन बनाएगा, प्रोडक्ट ओनर बनाएगा, बिजनेस एनालिस्ट बनाएंगे, टीम को देंगे। क्लियर है। एसआरएस आ गया हमारे पास कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है। उसके बाद वो एसआरएस आता है टेस्टिंग जो टीम होती है ना, टेस्टिंग टीम के लीड के पास, डेवलपमेंट टीम के लीड के पास। लीड कौन होता है, आप में से ही जो एक लीडर होता है, टेस्ट लीड बोलते हैं उसको, ठीक है, जो आपका बॉस होगा उस टीम का। क्लियर है, जो 10-15 साल एक्सपीरियंस होता है, उसके पास आता है काफी टेस्ट कि भैया ये रिक्वायरमेंट है। वो बैठते हैं कि ये हमारी टीम करेगी, ये हमारी टीम करेगी, ये हमारी टीम करेगी। तो उसमें सबसे पहले उसका डिजाइन किया जाता है। डिजाइन में वो सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा इसको डेवलप करने के लिए, हमें कितने डेवलपर चाहिए, हमें कितने टेस्टर्स चाहिए, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें कौन से टूल्स चाहिए, हमें जावा में बनाना है, हमें सी शार्प में बनाना है, हमें पाइथन में बनाना है, कि हमारे पास वो डेवलपर्स हैं, क्या इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी यूज करनी है। तो सारी चीजें की इसमें डिस्कशन होता है। ये क्लियर हो गया। इसी में डिसाइड होता है कि कब कब हम कौन कौन सी बिल्ड देंगे। बिल्ड का मतलब कोड, कि हमारा कितना कोड हो गया, हम कब कब क्लाइंट को पहले बताना पड़ेगा ना कि भैया 3 महीने में इतना हो जाएगा, 4 महीने में इतना हो जाएगा। क्लियर। उस टाइप से टाइम फ्रेम, एक रोड मैप तैयार होता है, एक प्लानिंग की जाती है कि हम किस किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, कितने टीम मेंबर होंगे, कितनी रिक्वायरमेंट है, किसके पास कितना काम आएगा, शुरू में ही डिसाइड करता है। क्लियर। उसके लिए टूल्स यूज होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जीरा, बक्सिला, उनके थ्रू वो क्या करते हैं, उस पूरे फीचर को डॉक्यूमेंट करके रखते हैं, अलग अलग फीचर्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। अलग अलग डेवलपमेंट टीम है, तो अगर मॉड्यूल्स में अलग अलग वर्क कर सकते हैं दो टीम, तो पैरेलली मॉड्यूल्स को स्टार्ट कर दिया जाता है कि जल्दी काम हो जाए। कौन सा टीम कर रही है वो डॉक्यूमेंट करती है, ठीक है। रिपोजिटरीज कैसे बननी है, कोड कहाँ रखना है, वो सारी चीजें इसमें सेटअप हो जाती है, ठीक है। जब डिजाइन फेज कंप्यूटर, इसके बाद डेवलपमेंट फेज, कि सॉफ्टवेयर को बनाना अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। जब डेवलपमेंट फेज आता है, इसके साथ ही टेस्टिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, कोड करना चालू किया है, वो रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं कि कोड कैसा करें, कौन से एल्गोरिथम लगाएं, अपना डिस्कशन करें, साथ ही साथ टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। नहीं, डिजाइनिंग फेज में हाँ, रोड मैप बनता है, फाइल्स बनती है डिजाइनिंग फेज। सेटअप करते हो, रिक्वायरमेंट को समझते हो, क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, किस किस पे काम करना है, एक रोड मैप बनाया जाता है। वो तो रिक्वायरमेंट हो गया। नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, डिजाइन की बात कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट में तो बैंक, वो जो पर बैंक प्रोडक्ट पीओ, बिजनेस एनालिस्ट, वो काम करते हैं। वो क्लाइंट बता रहा है, क्लाइंट के बाद आके हमारी कंपनी में आ गई है, अब हम अपने आप से डिजाइन कर रहे हैं। डिजाइनिंग कंपनी में स्टार्ट होती है, डिजाइनिंग कंपनी में डेवलपर्स बैठते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं ना, सिस्टम आर्किटेक्ट जिनको हम बोलते हैं, वो लोग बैठते हैं डिजाइनिंग फेज में कि हम कैसा काम करेंगे। टेस्टिंग लीड्स बैठते हैं कि इतना काम किस टीम को देना है, किससे करवाना है, वो शुरू में डिसाइड हो जाता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कोई शादी हो रही है, तो पहले तो रिक्वायरमेंट कि भैया क्या शादी करनी है, नहीं करनी है, फिक्स कर, हो गई फिक्स, फिर उसके बाद प्लानिंग, भैया ये काम तुम कर लो, ये काम तुम संभाल लो, ये अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी एक प्लानिंग, एक बजट तैयार किया गया है। इसमें बेसिकली क्या होता है, बजट तैयार किया जाता है कि भैया इतना बजट है, इतने बजट में इतना काम करना है, इतने टाइम पे करना है, ये सारी चीजें, तो सब चीज की प्लानिंग, डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है। फिर आती है डेवलपमेंट, काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। समझ रहे हो आप, अभी कोड बना भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में कि टेस्टिंग कब स्टार्ट होती है। तो जैसी डिजाइनिंग फेज खत्म हो जाता है, रिक्वायरमेंट आ जाती है, टेस्टिंग का काम भी शुरू हो जाता है। टेस्टर्स क्या करते हैं, इस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं कि रिक्वायरमेंट आई क्या है, सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा, ठीक है, उसको पढ़ना, और वहां से टेस्ट केस निकालना कि इसको कैसे कैसे टेस्ट कर सकते।
अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, कोडिंग हुई नहीं है, लेकिन टेस्ट केस बनने स्टार्ट हो गए, इसे बोलते हैं अर्ली टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? अर्ली टेस्टिंग। कि भैया जैसे जैसे डेवलपमेंट काम स्टार्ट हुआ है ना, वैसे वैसे टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दो। टेस्टिंग आप कर नहीं सकते, लेकिन उसको एनालाइज करना, उसका टेस्ट केस बनाना स्टार्ट कर दो। क्लियर है? आप सारे सारे टेस्ट केस बनाते हो कि भैया ये चीज होगी इसमें, अच्छा ये है, तो ये चीजें चेक करेंगे हम। करेंगे, अभी कर नहीं रहे, करेंगे। तो जब डेवलपर पहली बिल्ड देता है, पहली बिल्ड का मतलब है कि उसने कोड कर लिया एक पार्टिकुलर मॉड्यूल का या यूनिट का, एक पार्टिकुलर यूनिट का एक पेज बना लिया, को सर्वर पे डाल देगा, और उसकी बिल्ड से, बिल्ड बोलते हैं, बिल्ड चढ़ा देगा सर्वर पे, और सर्वर की आईडी पासवर्ड आपको दे देगा, जो आपके पास ऑलरेडी होते हैं। उस पर जाके आपको क्या करना है, अब अपने टेस्ट केस चलाने हैं जो आपने बनाए हैं बिल्ड आते ही। ऐसा नहीं है बिल्ड आएगी तब आप सोचोगे टेस्ट केस बनाओगे तो डिले हो रहा है, तो डिले नहीं करना। जैसे ही बिल्ड आ गई, आपकी टेस्टिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो टेस्ट केस आपने बनाए थे उसको एग्जीक्यूट करना आप स्टार्ट कर दोगे। जो डिफेक्ट आएंगे तुरंत ही डेवलपर को असाइन कर दोगे, आप रिपोर्ट कर दोगे कि ये डिफेक्ट आए हैं, वो उसको दोबारा से टेस्ट करेगा, फिर आपको देगा। तो ये साइकिल चलती रहती है जब तक प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हो जाता। 1 आइटरेशन, 2 आइटरेशन, 3 आइटरेशन। आइटरेशन मतलब रिपीटिशन, कि भैया इसने मॉड्यूल बना के दिया, डिफेक्ट आ गए, दोबारा दे दिया, डिफेक्ट आ गए, दोबारा दे, उससे सही किया, टेस्ट किया, दोबारा दे दिया। तो जब तक स्टेबल नहीं हो जाएगा तब तब तक टेस्ट, जब तक आपके टेस्ट के जितने भी टेस्ट केस बनाए वो पास नहीं हो जाते। अगर वो पास हो रहा है तो आप लिख देते हो पास, फेल हो रहा था फेल। अगर उसमें फेल हो रहे हैं और मेजर टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, तो वो बिल्ड आगे नहीं जाएगी, वो वहीं रुक जाएगी। उसको ये दोबारा काम करेगा, फिर से देगा उसको, फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है? जब टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, सारे टेस्ट केस पास हो जाते हैं, तब उस कोड को एक्चुअल सर्वर्स पे चढ़ाया जाता है। पहले तो लोकल सर्वर थे, अब प्री प्रोडक्शन या प्रोडक्शन सर्वर। प्री प्रोडक्शन सर्वर्स वो होते हैं जो लाइव वेबसाइट से एक जस्ट पहले रेप्लिका होता है। क्लियर? एक तो होता है लाइव सर्वर जहां पे कस्टमर भी उस वेबसाइट को यूज करें, वो होता है प्रोडक्शन सर्वर। प्रोडक्शन सर्वर से एक पहले सर्वर होता है प्री प्रोडक्शन सर्वर। वो बिल्कुल कॉपी वर्जन होता है किसका? प्रोडक्शन का, ताकि उस पर हम अच्छे से टेस्टिंग कर पाए। और लाइव पे तो टेस्टिंग कर नहीं सकते, उस पर तो अपने कस्टमर बना नहीं सकते नई आईडीज, वो तो हैंग करने लगेगा चीज़ा, उसी पे जाके टेस्टिंग करेंगे। तो हम उसका कॉपी बना के उस पर काम करते हैं। तो उस पर कोड पहुंचता है कब? जब टेस्टिंग पास हो जाती है। और टेस्टिंग लास्ट वाली कौन सी होती है? यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है? जब यूएटी पास हो जाती है तब कहाँ जाती है? वो डिप्लॉयमेंट में जाता है, प्री प्रोडक्शन में, और वहां से जब भी टाइम होगा उसका प्रोडक्शन। क्लियर है? इसे बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के बाद जब वो वेबसाइट लाइव हो गई है, लोग यूज कर रहे हैं, तो फॉर एवर मेंटेनेंस फेज में रहती है, तो उस पर टेस्टिंग की जाती है। अगर डिपेंड करता है कि हमें कितनी टेस्टिंग करनी है। हमारी कुछ ऐसी वेबसाइट है, लाइव वेबसाइट है, तुम्हारी डेली की टेस्टिंग उसमें हो रही है, वहां ऑटोमेट करना लगते हैं उसको। ठीक है? तो वो मेंटेनेंस फेज में, कि उसको भैया ध्यान रखना है कि सब चीजें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, क्या है कैसा है, वो फॉर एवर काम रहता है। इतना काम नहीं होता, लेकिन वहां पे एक रेगुलर काम उस पर हो रहा होता है कि वेबसाइट ठीक है नहीं है। क्लियर? तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की इस तरीके से इंडस्ट्री में क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनता है। इसके अलग अलग मॉडल्स हैं काम करने के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये स्टैंडर्ड तरीका है कि ये तो फेस होंगे ही, हर चीज में इस ऐसा होगा। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? नहीं है? ठीक, अभी नहीं। जो ऑनलाइन है कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया? गुड। ठीक, यही चीज लिखी है। रिक्वायरमेंट, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेना, डिजाइन करना, लैंग्वेज सेलेक्ट करना, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या प्लेटफॉर्म बनेंगे, क्या फ्लो चार्ट बनेंगे, क्या डिसीजन ट्री बनेगा, इन्हीं सब के ऊपर डिस्कशन करना। ठीक है? फिर है बिल्ड और डेवलपमेंट करना, कि कोड करना बेसिक। यहाँ पे कोड होता है और यहाँ पे टेस्टिंग, और टेस्टिंग पैरेलली स्टार्ट हो जाती है। टेस्ट केस लिखना आप इनिशियल वे में स्टार्ट कर देते हो। क्लियर? टेस्टिंग खत्म होने के बाद डिलीवरी फेज, डिप्लॉयमेंट, कि भैया क्लाइंट तक उसको पहुंचाना, लाइव करना। उसके बाद मेंटेनेंस।
क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब ये तो है क्या, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब इसमें जो ये वाला फेज है ना, टेस्टिंग फेज, हमें तो इस पे काम करना है। अब इसकी लाइफ साइकिल समझेंगे कि टेस्टिंग कैसे होती है एक्चुअल में, कहाँ शुरू करते हैं कहाँ खत्म करते हैं। क्लियर है, ये तो था पूरी रिक्वायरमेंट किसकी है, SDLC की। इसके बाद कौन सा है, STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ, कि आपको उस पार्टिकुलर फेज में आपको क्या क्या चीजें करनी है वो समझ में, आपका काम क्या है, वो तो सारी टीम का काम है। क्लियर है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है इंटरव्यू में, बहुत सारे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज SDLC, व्हाट इज STLC, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, एक टेस्टिंग की लाइफ साइकिल। पूरी टीम को क्या करना है, कैस किस किस स्टेप पे क्या करना है, वो SDLC बताता है। टेस्टर्स को क्या करना है वो क्या बताएगा, STLC बताएगा। ये क्लियर है। The procedure of software testing is also known as STLC, software testing life, which include phases of testing process। कि टेस्टिंग का काम कैसे हो रहा है, टेस्टिंग का प्रोसेस, जैसे अभी डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, अब टेस्टिंग। टेस्टिंग प्रोसेस इज एक्सिक्यूटेड इन ए वेल प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक मैनर। ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के कुछ भी टेस्ट कर दें, हर चीज डॉक्यूमेंटेड रहेगी, हर चीज प्रॉपर ऑर्डर में रहेगी, हर चीज प्लान्ड रहेगी। ठीक है, अब इस तरीके का एक सेटअप है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जैसे मैंने बताया था, डिजाइन फेज के बाद टेस्ट केस आपको सोचने पड़ते हैं। तो वो क्या है, आप रिक्वायरमेंट को पहले एनालाइज करो कि भैया करना क्या है, सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा। एक नया सॉफ्टवेयर आ गया, आपने उस तरह कभी नहीं बनाया, तो आपको पहले दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि भैया क्लाइंट चाहता क्या है। क्लियर है, फिर टेस्ट प्लान क्रिएशन, टेस्ट प्लान की हम कितने कितने टेस्ट केस बनाएंगे टेस्टिंग में। अब एक बंदा तो है नहीं, दसियों बंदे हैं, कौन सा बंदा कौन से टेस्टिंग पार्ट में काम करेगा। बहुत मॉडल्स होते हैं उसमें, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे टेस्टिंग करने होते हैं, किसको कितनी करनी, कभी कभी अलग अलग टीम्स होती हैं कि एक टीम अलग कर रही है, दूसरी टीम अलग कर रही है। हाँ, सभी को अलग अलग दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक टीम इंडिया में बैठी है, एक टीम US में बैठी है, तो उनको प्लानिंग की जाती है पहले कि भैया हम कितनी टेस्टिंग करेंगे, किस किस ब्राउजर पे करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, उसका पूरा प्लान किया जाता है। फिर इन्वायरमेंट सेटअप किया जाता है कि हमें किस किस टूल की जरूरत है, उनके लाइसेंस हमें अपनी कंपनी से लेने पड़ते हैं। अगर मुझे कोई चेक करना है, मेरे पास 12 GB का लैपटॉप है, अब मुझे पता चला कि जो चेक करना है वो 30 GB पे चलता है, या उसकी स्पीड कुछ ज्यादा है जो मेरे सपोर्ट नहीं करता है, जब Windows 10 पे चेंज करना है, मेरे पास अभी 9 है, तो सारे इन्वायरमेंट जो आपको टेस्टिंग के लिए चाहिए, कुछ डेटा चाहिए होगा आपको, उसका आपके पास अभी एक्सेस नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले लेके रखनी होती है। जब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है कि मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आप पहले से अरेंज करके रखते हो। ऐसा नहीं कि टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, फिर पता लग रहा है कि आप बोल रहे हो कि ये डेटा चाहिए वो डेटा चाहिए, उससे क्या होगा, वो आने में टाइम लगे, कंपनी है, दूसरा बंदा आप अप्रोच करोगे, मेल डालोगे तो टाइम लगता है, तो उससे क्या होगा, टेस्टिंग डिले होगी। ऐसा ना हो, क्या करना पड़ता है, पहले से सब कुछ रेडी करके रखना पड़ता है, अपने पास सेटअप है कि आपके पास विंडो चाहिए तो विंडो है, प्रॉपर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के कुछ भी टूल्स चाहिए वो हैं, टेस्टिंग टूल्स का कोई लाइसेंस है वो चाहिए वो चाहिए, ठीक है, डेटा बेस का कुछ एक्सेस है वो चाहिए, कुछ सेट ऑफ डेटा प्रिपरेशन करना है वो चाहिए। क्लियर है, ये समझ में आ गया। टेस्ट प्लान में आप क्या करते हो, पूरी प्लानिंग करते हो, टेस्ट केस बनेंगे इसमें, क्या क्या टेस्ट केस चाहिए। फिर फोर्थ स्टेज में आता है टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन करना। जब आपके पास बिल्ड आती है, इन्वायरमेंट भी सेटअप हो गया, आपने रिक्वायरमेंट भी पढ़ ली, टेस्ट केस भी बना लिए, पूरा प्लान है आपके पास, जैसे बिल्ड आएगी आप क्या करोगे, उन टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना अब स्टार्ट करोगे। ये होती है मैनुअल टेस्टिंग, पूरा पार्ट मैनुअल टेस्टिंग का ही है, लेकिन यहाँ पे आप टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते चला चला के देख रहे हो कि भैया ये मैंने लिखा है, चेक करना है, तो ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है, अलग अलग ब्राउजर पे, अलग अलग स्क्रीन पे। ठीक है, कुछ वेबसाइट ऐसी है जहां पे हमें डिफरेंट स्क्रीन पे भी टेस्ट करना होता है। क्लियर, तो वो हमें यहाँ पे करना है। अगर कोई डिफेक्ट आ गए तो उसको लॉक करना होता है, रिपोर्ट करना होता है, उसके लिए भी तरीका होता है कि ID देनी पड़ती है, उसके स्टेप्स देने पड़ते हैं कि आपने क्या स्टेप परफॉर्म करे तब आए। क्लियर,
उसकी प्रायोरिटी सीवियरिटी देनी पड़ती है कि भैया इसको जल्दी ठीक करना है या बाद में ठीक करना है, किसका डिफेक्ट आया, क्या कौन से डेट पे आया। फिर उसको डेवलपर के पास जाता है, डेवलपर उसको सही करके बिल्ड देता है, फिर आपको रीटेस्ट करना है अपने डिफेक्ट को कि भैया ये डिफेक्ट सही हो गया नहीं हो गया। तो वो सारी साइकिल होती है, उसे क्या बोलते हैं, डिफेक्ट लॉगिंग। डिफेक्ट को लॉक करना, रिपोर्ट करना। फिर टेस्ट साइकिल क्लोजर, जब आपके सारे डिफेक्ट पास हो गए, ठीक है, आप क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हो, टेस्टिंग साइकिल क्लोजर, कि मैंने इतने टेस्ट केस लिखे थे, इतने डिफेक्ट आए थे, इतने पास हो गए, इतने फेल हो गए, उसको रीटेस्ट कराया, अपनी पूरी रिपोर्ट, कितनी टेस्टिंग आपने की है। आप ऐसे कह दोगे ना मैंने तो कर दिया, टेस्ट केस चला दिए, ये भी पास हो गए, नहीं, उसकी पूरी रिपोर्ट जाती है। ये काम का पूरा रिपोर्ट उसको बोलते हैं टेस्ट साइकिल क्लोजर। कि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बहुत सारा काम होता है, डे एंड पे या फिर मंथ एंड पे, स्प्रिंट के एंड पे आपको बताना होता है कि कितना टेस्टिंग हो चुका है, कितना क्लोज है, कितना पेंडिंग है, एक ओवरऑल पता लगता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। क्लियर है उसके। तो ये क्या है, SDLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये स्टेप्स आपको करने हैं। बोला क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस समझ में आ गया, क्या करना है इस पे। सर जो रिक्वायरमेंट आई है वो अच्छे से देखना है। उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। फिर क्या करना है, टेस्ट प्लान जो टेस्ट प्लान बनाने हैं, टेस्ट केसेस बनाने हैं। क्लियर। फिर क्या करना है, एनवायरनमेंट सेटअप सर, पहले से ही सर, पहले से ही जो काम आने वाला डाटा है या कोई हाँ, कोई भी जो भी चीज आपको चाहिए टेस्टिंग करने के लिए, चाहे डेटा प्रिपेयर करना है, चाहे लैपटॉप से हार्डवेयर प्रिपेयर करना है, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको पहले से अपने पास सेटअप करके रखना है। फिर क्या है, फिर अगर आपके पास कोई बिल्ड आ गई, बिल्ड आने के बाद, आपको बिल्ड आने का मतलब कि कोड आ गया, कोड बन के आपके पास आ गया, तो आपको क्या करना है, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है। ये क्लियर हो गया। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको चेक करना है कि टेस्ट केस पास हुए, नहीं हुए तो डिफेक्ट लॉग करते हैं। फिर उसको रीटेस्ट करना है, वो डिफेक्ट लॉगिंग में आता है टेस्ट केस, ये स्टेप दोबारा होंगे, रिपीट, जब कब तक होंगे, जब तक सारे टेस्ट केस पास नहीं हो जाते हैं, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है कि 100 टेस्ट केस बनाए आपने, 90 पास हो रहे हैं, 10 डिफेक्ट है लेकिन बहुत माइनर डिफेक्ट है, वो हम पीआरटी सीवीटी में पढ़ेंगे कि माइनर क्या है, मेजर क्या है। तो हम प्रोडक्ट को भेज देते हैं कि भैया डिले मत करो, उसको लॉन्च कर दो, हम जो दूसरी बिल्ड जाएगी, जो दूसरा कोड जाएगा, तो उसमें छोटे छोटे डिफेक्ट है उनको ठीक कर लेंगे। क्लियर है। फिर है टेस्ट साइकिल क्लोजर, कि आपको अपनी पूरी रिपोर्ट जनरेट करके, जैसा भी बिजनेस में होती है वो आपको देनी है। बिजनेस क्लियर, इसमें कोई डाउट है। हाँ, खुद से करता है। हाँ, हाँ, लिखते नहीं है, उसको सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं, इसे एक्सेल में सिखाऊंगा अभी, तो उसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, ताकि लिख के तो किसी को देंगे कि समझ में नहीं आएगा ना। 200 डिफेक्ट आ गए, कॉपी में लिखे हैं, कैसे पता लगे कौन से पास है, देखेंगे थोड़ी पहले। सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, उसमें फिल्टर लग जाते हैं कि भैया कौन कौन से पास हो गए, कौन कौन से फेल हो गए, कितने रह गए, कितने पास हैं, तो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। सॉफ्टवेयर में सारी चीजें लिखते हैं। डिफेक्ट लॉग करना है, हाँ, मतलब उसको रिपोर्ट करना है, बताना है। लॉगिंग भी एक बहुत, कह सकते हैं कि बहुत इनिशियल और एक नेसेसरी पार्ट है। कोई डिफेक्ट आया है, बहुत सारे स्टेप किए आपने, तो हाँ, अब आप तो बता रहे हो, आपको तो पता लग गया। अब आप रिपोर्ट करते टाइम पूरे स्टेप्स लिखते हो कि भैया मैंने ये इन्वायरमेंट का यूज किया था, ये वाला डेटा यूज किया था, इस इन्वायरमेंट पे ये वाले डेटा के साथ ये वाला सिनेरियो फेल हो रहा है। पूरा डिटेल देना है, पूरा डिटेल देना है, तभी तो उसको समझ में आएगा। हाँ, ये का, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा डिफेक्ट आ गया जो क्या है, बहुत कॉमन सा है, मतलब वेबसाइट खोली वो क्रैश हो रही है, ऐसे डिफेक्ट में ज्यादा डिटेल। लेकिन आपने बहुत ज्यादा टेस्टिंग करी और बहुत माइनर डिफेक्ट आया है, या कोई ऐसा डिफेक्ट है जो बहुत कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट में आया कि बहुत ज्यादा डेटा आपने यूज किया, बहुत ज्यादा स्नैर कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो डिफेक्ट आ रहा है, तो वो सारे स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, टेस्टर का। कौन कौन से टेस्ट, क्रिएशन, एग्जीक्यूशन और डिफेक्ट लॉग।
ये मेजर आपके काम है। दिन भर मैनुअल टेस्टर यही करता है, टेस्ट केस बनाता है, रन करता है, डिफेक्ट लॉक करता है। ये मेजर काम है आपका। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस समझ में आ गया, टेस्ट प्लान क्रिएशन समझ में आ गया, थ्योरेटिकल पार्ट है इसको पढ़िएगा आप। ठीक है, इन्वायरमेंट सेटअप, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट लॉगिंग, टेस्ट साइकिल क्लोजर। ये क्या है, एसटीएलसी का प्रोसेस, टेस्टिंग लाइफ साइकिल का प्रोसेस। इसमें कोई डाउट है? ये ना चीजें अभी तो समझ में आ रही है, फिर धीरे धीरे भूलते रहोगे, तो इसको रिवाइज करना है बार बार। इन दो मॉड्यूल्स में कोई दिक्कत है? इसे देख लो, सब चीजें क्लियर हैं ये बेसिक्स है। ठीक है, आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए, कोई ऐसा रटने वाला कुछ वो। ये 7 जो बोला हाँ स्टेप्स ये हाँ ये और हाँ, ये हाँ, इसी को ग्राफ, हाँ, ये इनिशियल है, मतलब प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना इंसान के, कोई कंट्री में रहता है तो उसके राइट्स हैं, वैसे ही टेस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है, बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें फॉलो करने हैं। डिफरेंट प्लस इकट्ठा मॉड्यूल की जो डिफेक्ट है ना, वो क्लस्टर में आते हैं, एक साथ आते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, एक प्रिंसिपल है ना ये, कि आपको कैसे समझना कि हो सकता है कि एक साथ आ रहे हैं। आपने बताया ना कि आपको कोई एप्लीकेशन है, आपने 20 30 40% उसको टेस्ट की और डिफेक्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा मान नहीं लेंगे कि भैया डिफेक्ट नहीं आएंगे, हो सकता है कि लास्ट के 2 3 मॉड्यूल में सारे डिफेक्ट आ रहे हैं, डिफेक्ट क्लस्टरिंग में मिलते हैं, ऐसा प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है करके, कि रिपीटेशन, अगर आप कोई भी टेस्ट केस को बार बार चला रहे हो ना, डिफेक्ट आने बंद हो जाएंगे। तो सेम टेस्ट केस है, कॉमन सी बात है कि अगर, तो आपको क्या करना है, टेस्ट केस को भी अपडेट करते रहना है। अगर सॉफ्टवेयर, हाँ, आपको और कंडीशन सोचनी है कि अगर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। शुरू में तो सारे टेस्ट केस नहीं बन सकते ना, टेस्ट केस भी धीरे धीरे अपडेट होते रहते हैं। हाँ, पैराडॉक्स की आप करते रहो, टेस्टिंग अगर कर रहे हो ना, तो वो हो सकता है कि एक टाइम के आने के बाद आपने जो डिफेक्ट फेल किए थे, वो मैनुअल टेस्टर ने, सॉरी, डेवलपर ने सही कर दिए, अब उसमें डिफेक्ट आए दिए, अब चाहे उसको 10 बार चलाओ, 20 बार चलाओ, वही बिल्ड है, वही टेस्ट केस है। आपने अप्रोच चेंज करी, सेम चीज कराई जा रहा है। अब मैं आपको दो, रोज ही एक छोटा बच्चा है, उसको मैं 10 + 15 को ऐड करना सिखाऊं, तो 2 नंबर को ऐड करना सिखाऊं, तो कर देगा, आज कर देगा, 2 3 बार कर देगा, 2 नंबर अलग अलग देता है, बिल्कुल करता रहेगा। लेकिन उसको मेरे को आगे भी तो बढ़ाना है, 4 नंबर का देख के देखूं, 5 नंबर, 10 नंबर देख के देखूं, वहां पे हो सकता है वो गलती कर दे, मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 नंबर को इसलिए कर रहा है, मुझे अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी, सेम अप्रोच के साथ बार बार नहीं कर सकते। क्लियर है? कॉन्टेक्स्ट होता है कि हम किस डोमेन की टेस्टिंग कर रहे हैं। डोमेन मतलब जैसे फिनेंस डोमेन है, ठीक है, बैंकिंग डोमेन है, आईटी डोमेन है, कोई आईटी कंपनी की कोई वेबसाइट है, या कोई स्टॉक मार्केट की एनालिसिस की साइट है जहाँ पे वो बाय और सेल होता है, वो अलग बिल्कुल अप्रोच है टेस्टिंग करने। उसके लिए आपको पहले उस डोमेन की चीजों के बारे में पता होना चाहिए, बैंकिंग की टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स में कर रहे हो तो ई कॉमर्स के टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, पेमेंट गेटवे क्या होता है, एसकेयूज क्या होते हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्ट आईडीज क्या होती है, कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो आप डिफेक्ट जब लॉक करोगे उसमें लिखोगे कि ये एसक्यू में ये एरर आया था, इस मॉड्यूल में ये एरर आया था। अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे, तो नहीं समझ में आएगा सामने वाले को। तो आपको पूरी डोमेन की नॉलेज एक टेस्टर को होनी चाहिए, प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट बनता है उसकी सबसे ज्यादा नॉलेज जो कैसे काम कर रहा है वो टेस्टर को होती है। ठीक है, आपको डोमेन को भी समझना पड़ेगा, धीरे धीरे जाके आप हो सकता है डोमेन स्पेसिफिक में चले जाओ, कि आप ई कॉमर्स साइट को टेस्ट करने में एक्सपर्ट बन गए हो, आपको पता है ई कॉमर्स साइट ऐसे चलनी चाहिए, ये चल रही है, नहीं चल रही है, इतनी स्पीड है, जो भी चीजें है उसकी, तो डोमेन वाइज भी है, वो तो एक्स का आप किस डोमेन में जाते हो उस पर। हाँ, टर्म टर्म, बिल्कुल। अब बैंकिंग में है, बैंकिंग की स्टेटमेंट क्या होती है, ड्राफ्ट क्या होता है उसमें, ओवर ड्यू क्या होता है, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी तो कर पाओगे उसमें।
हाँ बिल्कुल। हाँ, अब कोई टिकट, हाँ उससे रिलेटेड, अब कोई टिकट की साइट है, फॉर एग्जांपल ट्रेन की कोई साइट है, उसमें ट्रेन की इतनी सारी टर्म्स होती हैं, पीएनआर नंबर क्या है, रिजर्वेशन क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो आपने सुना है, आपको पता है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा फाइनेंस का आ जाए, ठीक है, टैक्स के रिलेटेड है, पहले आपको पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डोमेन स्पेसिफिक जाता है कि कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, जैसा कॉन्टेक्स्ट है उस टाइप से टेस्टिंग की जाएगी। क्लियर हो गया? एरर ऑफ एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी, कि आप ये नहीं बता सकते कि अब इसमें डिफेक्ट 100% फ्री कर दिया, डिफेक्ट फ्री कर दिया, 99 बोल सकते हो, लेकिन डिफेक्ट आने के चांसेस फिर भी हैं। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा नहीं कहोगे भैया मैं 100 मार्क्स ले आऊंगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको नहीं पता। टीचर भी अगर हो सकता है कितना भी पढ़ना लिखा हो, 10 साल से पढ़ा रहा, 20 साल से, वो ये नहीं कह सकता भैया मेरे को सब कुछ आता है। सेम, वो अप्रोच ढूंढ लेता है करने की, मुझे पता है भैया ऐसा नहीं मिलेगा, 2 बार बुक्स देखूंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। कोई बाइक चलाता है, 10 सालों से चला रहा है, 20 साल, तो वो नहीं कहेगा भैया मेरा तो एक्सीडेंट कभी होगा ही नहीं। वो नहीं होगा तो पता हो सकता है कि जाके क्रैश कर दे, ठीक है। आप टेस्टिंग कर रहे हो सकता है कि उस टाइम नहीं आया, उसके बाद डिफेक्ट आ गया, कुछ सिस्टम में एरर हो गई, जो आपने टेस्ट किया तब सही था, उसके बाद कुछ और चीज हो गई उसमें, तो भी डिफेक्ट आ सकता है। तो आप 100% तो बग फ्री नहीं बना सकते। ये क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इनको पढ़ो। कल से नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, एसडीएलसी मॉडल्स। तो हमने एसडीएलसी पढ़ा कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है, बहुत, हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं, क्लियर। उन मॉडल्स में कौन कौन सा यूज होता है, तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है एजाइल मॉडल। एजाइल से पहले भी 2-3 मॉडल्स पढ़ेंगे कि ये मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम होता है, कब वाटरफॉल यूज होता है, कब स्पाइरल यूज होता है, क्लियर, डिफरेंट मॉडल्स, क्लियर। सो कल कंटिन्यू करें। सर वो फर्स्ट क्लास की सर रिकॉर्डिंग आप अपलोड करें। ठीक है।